कहते हैं दोस्तों, राजा वही कामयाब होता है जिसके फैसले बहादुरी भरे होते हैं। जो फैसले डर के लेगा वो राजा एक ना एक दिन हारेगा ज़रूर। और जब ब्रेव फैसले लेने वाला राजा प्रहार करता है तो उस प्रहार से बचना नामुमकिन होता है। और जब कोई बच नहीं पाता है तो जाहिर सी बात है, बात तो ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दूसरी अपॉइंटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो है राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी एक साल पहले तो आम आदमी पार्टी से आए थे, पहले इन्हें एससी मोर्चा का इंचार्ज बना दिया, अब यूपी जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट का प्रभारी बना दिया जहां चुनाव है, ये जल्दबाजी है, ये है वो। मैं कहता हूं बिना रिस्क लिए कोई लीडर कामयाब हो नहीं सकता। जब तक रिस्क नहीं ले रही थी कांग्रेस, कुछ हाथ नहीं आ रहा था। रिस्क लेना अब समय की मजबूरी भी है, कांग्रेस की मजबूरी भी है। रिस्क लिया, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा रिस्क लिया। अगर कैलकुलेट करके देखो तो राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना मास्टर स्ट्रोक हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपको उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ना है, अखिलेश यादव के साथ चलना है, तो वहां पर जातीय समीकरण बिठाना बहुत जरूरी है। मुसलमान चेहरे आपके पास उत्तर प्रदेश में बहुत है। इमरान मसूद है, वो इमरान प्रतापगढ़ी है, दूसरे और मुस्लिम कई आपके सांसद हैं। अच्छे अच्छे चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। आपका जो मुसलमान वोट है वो आपके साथ खड़ा हो रहा है। काफ़ी मुसलमान वोट मुझे इस बार ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। अखिलेश से पहले कांग्रेस मुसलमानों की चॉइस हो चुकी है, क्योंकि मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई, खास करके ममता बनर्जी का हाल देख के, कि रीजनल पार्टी उनके वो नहीं हो सकते। रीजनल पार्टी के साथ खड़े होकर उनके रक्षक नहीं बन सकती रीजनल पार्टीज। अगर कोई उनके लिए लड़ सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। तो इसलिए अब देश भर के मुसलमान कांग्रेस के साथ काफ़ी हद तक आकर खड़े हो गए। उस पर आप लगाइए तड़का मायावती के दलित वोट का। राजेंद्र पाल गौतम खुद दलित समुदाय से आते हैं। राजेंद्र पाल गौतम के आने से जो उन्होंने प्लान जो दिखाया है, अगर आप उसको सुनेंगे, अगर उसको वो कामयाब इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुसलमान और दलित कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसा कॉम्बिनेशन साबित होगा जो कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं पूरी कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उनका धन्यवाद करता हूं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करता हूं, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी वाड्रा उनका धन्यवाद करता हूं, और तमाम केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और इतनी जल्दी मुझे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी विभाग का अध्यक्ष बनाया और उसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, मैं पूरी लगाकर सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक पूरे संगठन को, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करूंगा और तमाम देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, माइनॉरिटी सबके लिए, सबको साथ लेके एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे। That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and why it has happened. Yes, many did. In fact, it was a big drive, and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. उत्तर प्रदेश में राजेंद्र पाल गौतम की अपॉइंटमेंट इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अभी आप उत्तर प्रदेश की स्थितियां देखिए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के जो चंदा चोरी का मामला है, उसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है।
दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय और मुस्लिम समुदाय, चलिए मुस्लिम को अगर हम साइड भी रखें तो दलित समुदाय भी अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि देखिए राम मंदिर के नाम पर चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, सब बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे, पीछे खड़े हो गए थे। सब ने बीजेपी को राम के नाम पे वोट दिए, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा था कि हम राम को लाए हैं, आप हमें लाइए। लोग उनको ले आए। अब बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में सरकार है अभी, वैसे भी उस सरकार को कहा जाता है कि अपर कास्ट की सरकार है। ऐसे में अगर आप जिस धर्म की जिस आस्था के नाम पर लोग आपके साथ जुड़े थे उसको भी धक्का पहुंचाएंगे तो उसका सबसे बड़ा असर दलित समुदाय पे पड़ा है। उत्तर प्रदेश का दलित समुदाय इस वक्त चौराहे पर खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किधर जाए। बीजेपी के साथ जा नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है अगड़ों की सरकार कहा जाता है, अगड़ों का दबदबा है। मायावती, जो उनकी सर्वा थी, मायावती बहन जी जिसके नाम पर सब लोग इकट्ठा होते थे, वो घर जाके बैठ गई हैं। वो दलितों की बात तक नहीं कर रही हैं। अखिलेश यादव के साथ जाने से थोड़ा सा दलित घबराता है, क्योंकि यादव डोमिनेंस वहाँ पर ज़्यादा है, घबराता है थोड़ा सा। कांग्रेस के साथ मजबूरी यह है कि उनका जाने का कि कांग्रेस कमज़ोर उन्हें बहुत लगती है कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, तो कांग्रेस के साथ कहाँ जाएं हम। जब कांग्रेस राजेंद्र पाल गौतम जैसे चेहरे को उत्तर प्रदेश में उतारेगी, जब वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, तो भाई गठबंधन में ही क्यों ना लड़े कांग्रेस, लेकिन दलित कांग्रेस के नाम पर इकट्ठा होगा। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। ये अलग बात है कि कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि दलित वोट लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस की वजह से ज़्यादा पड़ा था गठबंधन को, और इन विधानसभा चुनाव में भी वही होगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है राजेंद्र पाल गौतम की अपॉइंटमेंट से कि राहुल गांधी भी अखिलेश यादव की उस बात से कहीं काफ़ी हद तक सहमत नज़र आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी लिटमस चुनाव हो सकता है। अगर यहाँ बीजेपी जीत गई तो समझ लो उसके बाद चुनाव जो होंगे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। फिर तो एक ही रास्ता विपक्ष के पास बचेगा, वो है सड़क पे उतरकर विरोध प्रदर्शन करना, या सड़क पे उतरकर जो है अपने आप को जिंदा रखना, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले 2-3 दिन में मुझे बताया गया कि अगले 2-3 दिन में बहुत शानदार और फैसले राहुल गांधी की तरफ से आने वाले हैं, खास करके पंजाब को लेकर, और 1-2 राज्य और हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी है कि इस सब में जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, हकीकत ये भी है कि प्रियंका गांधी का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है। प्रियंका गांधी ने भी अब राहुल गांधी की रास्ता पकड़ लिया है कि पहले संगठन, अपने लोग बाद में। कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी पहले ये बात कही थी, लेकिन अमल अब करना शुरू किया है, और जब शुरू किया है तो बहुत ज़बरदस्त ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, और अगले 1-2 दिनों में और चौंकाने वाले और बेहतरीन फैसले आपको नज़र आएंगे। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने फैसला किया है नई अपॉइंटमेंट्स को लेकर, वो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी का अब तक का सबसे बेस्ट फैसला है। मतलब पूरे राजनीतिक जीवन का नहीं, जब से उन्होंने संगठन सृजन का जिम्मा लिया है या शुरू किया है, तब से अब तक का सबसे बेस्ट फैसला किया है जो कल अपॉइंटमेंट्स उन्होंने किए। खास करके कांग्रेस सेवा दल का जो जिम्मा बीवी श्रीनिवास को सौंपा है। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते हैं, अगर काफ़ी वक्त से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप नए भी जुड़े हैं तो मेरे पुराने वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात कही है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस सेवा दल को जिंदा करने की है। कांग्रेस सेवा दल हमेशा से कांग्रेस की एक, जो क्या कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी रहा है। जो काम बीजेपी के लिए आरएसएस ने किया है या जो करता है,
वो काम कांग्रेस के लिए हमेशा कांग्रेस सेवा दल करता है। कांग्रेस सेवा दल ने हमेशा कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की, और जब जब कांग्रेस सेवा दल एक्टिव रहा तब तक कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सेवा दल निष्क्रिय हुआ, ढीला हुआ, कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ। और उसके बाद यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, जो प्रोफेशनल कांग्रेस, ये सारी कांग्रेस के अलग अलग विंग आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सेवा दल है वो आज भी उतना एक्टिव नजर नहीं आया, जबकि सबसे पहले उसका एक्टिव होना जरूरी था। और बीवी श्रीनिवास को उसका जिम्मा दे के राहुल गांधी ने सच में कहूं तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्यों मास्टर स्ट्रोक खेला, उस पर आने से पहले जरा बीवी श्रीनिवास का अपॉइंटमेंट के बाद जो उन्होंने एक्स पर मैसेज लिखा है वो पढ़ना ज़रूरी है। वो आपको पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1923 में जब हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुई थी और 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के लिए अनुशासित कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, हर परिस्थिति में समाज और देश की सेवा करना, राष्ट्र निर्माण की भावना जगाना, भारत की आज़ादी की लड़ाई को संगठित शक्ति देना और ऐसा कैडर तैयार करना जो स्वयं से पहले देश को रखे और हर चुनौती के सामने फौलाद बनकर खड़ा हो। 102 वर्ष पुराने संगठन का भारत की आज़ादी और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान अपने आप में गौरवशाली है। और मेरा मानना है कि आज की चुनौती आज़ादी के आंदोलन से भी बड़ी है। जब सामने विदेशी हुकूमत थी, आज संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला करने वाली ताकतें सत्ता में हैं। नफरत और विभाजन की राजनीति हमारे देश की आत्मा को चुनौती दे रही है। जिस संगठन का नेतृत्व कभी पंडित नेहरू ने किया, उसकी इस ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं बल्कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की है। और आगे और भी उन्होंने लिखा है। पूरा कांग्रेस सेवा दल का इतिहास जो पिछले 2 साल से मैं दोहरा रहा हूं, बीवी श्रीनिवास ने अपने एक्स में लिख दिया। जिस संगठन के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, सोचिए वो संगठन कितना इंपॉर्टेंट था। बीवी श्रीनिवास भी कह रहे हैं कि संगठन की जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस के लिए अनुशासित कार्यकर्ता ढूंढना, तैयार करना और एक ऐसा कैडर तैयार करना जो अपने से पहले देश को सामने रखे। यही मिसिंग था, ये मिसिंग था कांग्रेस में बुरी तरह से। इसलिए आप कांग्रेस के संगठन में खामियां देखते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए संघ ने यही काम किया। संघ ने ऐसे लोग पैदा किए जो संगठन के लिए अपने आप से आगे संगठन को रखते थे और गली मोहल्ले में जाकर बीजेपी के लिए जमीन तैयार करी। इसलिए आज आपको गली गली में बीजेपी का कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता दिखता है। एक जमाने में ये कांग्रेस सेवा दल ये काम किया करता था। अगर कांग्रेस सेवा दल एक्टिव पिछले 5 साल में भी एक्टिव हो गया होता तो 2024 में स्थितियां बहुत बदल जाती और आज कांग्रेस कहीं की कहीं होती। लेकिन कांग्रेस सेवा दल सबसे निष्क्रिय संगठनों में से एक था। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहूँगा कि कहेंगे कि भाई जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उनके लालजी देसाई, उन पे आप लांछन लगा रहे हैं। मैं सही में लगा रहा हूँ। हम सोशल मीडिया देखते हैं, आप भी देखते होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस में दिखते थे कांग्रेस या फिर एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यही सब तो दिखते थे आपको एक्टिव। कांग्रेस सेवा दल सिवाय झंडा फहराने की सेरेमनी के वक्त और दूसरी चीज़ों के वक्त के अलावा कहीं आपको दिखा? कहीं नहीं दिखा था। और आज के ज़माने में इस मोदी शासन से लड़ना है तो एसी रूम में बैठकर फंक्शनों के जरिए आप नहीं लड़ सकते। लड़ाई अब ज़मीन पे आ चुकी है, लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि रेजिस्टेंस ही इलाज है। रेजिस्टेंस के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा और सड़क पे जो जो उतर रहा है वो कामयाब भी हो रहा है। यूथ कांग्रेस कामयाब हो रही है, एनएसयूआई कामयाब हो रही है, महिला कांग्रेस कामयाब हो रही है। तो कांग्रेस सेवा दल अब तक क्यों निष्क्रिय बैठा था? इसलिए बीवी श्रीनिवास की जो चॉइस है, बीवी श्रीनिवास को चुनना बेहद शानदार। मैं ये बात भी कई बार कह चुका था कि बीवी श्रीनिवास जब से यूथ कांग्रेस के प्रभार से हटे हैं, उन्हें वेस्ट किया जा रहा है। उन्हें जल्द से जल्द कोई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जैसे राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त बारिश में भीगती हुई तस्वीर अपने आप में क्लासिक तस्वीर है, उसी तरह बीवी श्रीनिवास की ये तस्वीर भी अपने आप में क्लासिक तस्वीर है, जहां पुलिस ने बालों से खींच रही है।
ऐसा नेता चाहिए कांग्रेस को, ना कि ऐसा कोई पदाधिकारी चाहिए जो एसी रूम में बैठ के सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ता हो। जो शख्स हर जगह जमीन पर दिखा, यूथ कांग्रेस में जब था तो यूथ कांग्रेस, आज जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई आपको इतनी एग्रेसिव दिख रही है, इतनी जमीन पे दिख रही है, इसका श्रेय इन्हीं बीवी श्रीनिवास को जाता है। मैं जिंदगी में कभी बीवी श्रीनिवास से नहीं मिला, ना मैंने इंटरव्यू किया, ना कुछ, ना कोई बात हुई, कभी फ़ोन पे भी बात नहीं हुई, लेकिन जितना मैंने काम देखा, बीवी श्रीनिवास सबसे पहले मेरी नज़रों में आए कोविड काल के दौरान। कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर हो गए थे। किसी की ज़रूरतमंद ने, जिसने भी अप्रोच किया बीवी श्रीनिवास से, उन्होंने और उनकी टीम ने कोशिश की कि उसे किसी न किसी तरह देश के किसी भी कोने में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाए। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस या उनके सपोर्टर से ज़्यादा बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के समर्थकों ने बीवी श्रीनिवास से ज़्यादा संपर्क किया, उन्होंने उनकी ज़्यादा मदद की। इसलिए आप देखिएगा, बीवी श्रीनिवास की बुराई करने या बीवी श्रीनिवास को जो है उसको टारगेट करने में बीजेपी वाले हिचकिचाते हैं, क्योंकि अंदर से जानते हैं कि बहुत से लोगों की इस शख्स ने मदद की है। ज़रूरत के वक्त जब सरकार ने हाथ छोड़ दिया था तो बीवी श्रीनिवास ने हाथ पकड़ा था। ज़मीन से जुड़ा आदमी, अभी भी मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो दिखाया था, कुछ नहीं है, किसी पद पे नहीं था ये आदमी, एक किसी शायद गुजरात स्टेट का सह प्रभारी है, उसके बावजूद इनकी एक स्ट्रांग टीम है। अपने कर्नाटक में एक महिला को, जिसका ना पति का साया है, पति छोड़ चुका, ना माता पिता का साया, घर टूट चुका था, एक बच्चा था, उसे घर बना के दिया है। राहुल गांधी के जन्मदिन वाले दिन नया घर बना के दिया है। यह है बीवी श्रीनिवास। ऐसा डेडिकेटेड वर्कर ही कांग्रेस सेवा दल को जिंदा कर सकता है। और मैं आज आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये बीवी श्रीनिवास सिर्फ कांग्रेस सेवा दल को जिंदा नहीं करेगा, कांग्रेस सेवा दल को सबसे आगे कतार में खड़ा करेगा। अगर कांग्रेस के लिए कोई सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा अगले 2 साल में, तो वो कांग्रेस सेवा दल होगा। आप लिख के ले लीजिए। इसलिए मैं राहुल गांधी के ये बीवी श्रीनिवास को चुनने की जो डिसीजन है, इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहा हूँ, बेस्ट फैसला कह रहा हूँ अब तक का। इस फेरबदल की पूरी प्रक्रिया, पूरा सब कुछ बैकग्राउंड और ज़रूरत, ये सब रिसर्च पे जो मटेरियल था सारा प्रियंका गांधी ने तैयार किया था। और इस चक्कर में प्रियंका गांधी के अपने 2 खास लोग बेशक पद से मुक्त हो गए, लेकिन संगठन के लिए अच्छे फैसले हो गए। इसलिए दोनों भाई बहन मिलके फिलहाल ये कर रहे हैं कि पहले अपना घर मजबूत करते हैं, फिर बाहर की सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।